नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि कल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में टेट रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। लगभग 2 घंटे तक रिव्यू पिटीशन पर बहस चली। चूंकि कोर्ट का यह प्रोसीडिंग लाइव था, आप में से बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने इसका लाइव प्रसारण अवश्य देखा होगा। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद पहली नजर में अर्थात प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से आपके मन में भी कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक विचार उत्पन्न हुए होंगे। मन में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हुई होगी, कुछ अनुभव अवश्य हुआ होगा। उसी प्रकार मेरे मन में भी प्रथम दृष्टया अर्थात पहली नजर में इस प्रकरण को देखने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ विचार उत्पन्न हुए और उसी आधार पर कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो मेरे खुद के विचार थे, खुद का अनुभव और अनुमान था। बहुत सारे बंधुओं ने ईमानदारी से अपनी बात रखने के लिए सराहना भी की, लेकिन कुछ बंधुओं को मेरी बात अच्छी नहीं भी लगी। हालांकि जो सच्चाई था मैंने उसे स्वीकार करते हुए अपनी बात रखी थी और यह अभी केवल अनुमान मात्र था जो कि पूरे प्रकरण को देखने के बाद मेरे मन में उठ रहा था। हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, तभी हम न्याय के लिए आगे लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि समय निकालकर इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग को एक बार अवश्य देख लें और आप प्रथम दृष्टया क्या महसूस करते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि निर्णय सभी शिक्षक बंधुओं के पक्ष में आए और आप सभी शिक्षक बंधुओं की जीत हो। लेकिन आज जिस प्रकार से जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट में उनकी प्रतिक्रिया रही, उससे मुझे उन पर प्रीजुडिस्ड होने की आशंका है। मुझे उन पर भरोसा नहीं रहा कि वे शिक्षकों के हित में कोई फैसला दे सकते हैं। यह मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। अब बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जज जब इतना प्रीजुडिस्ड था तो वे इस मैटर को ओपन कोर्ट में सुनने के लिए स्वीकृति क्यों दे दी, ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए क्यों तैयार हो गया। यह कोर्ट की एक मजबूरी थी। आप सभी को मैं बता दूं कि 1 सितंबर के निर्णय में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसे महज दूर करने का प्रयास किया गया। उस निर्णय में वे प्रभावित शिक्षकों के पक्ष को सुने बगैर निर्णय पास कर दिया था, जो कि न्याय के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन माना जाता है। इस रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में सुनवाई करके सभी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका देकर वे इस निर्णय में लगे इस कलंक को समाप्त करने का प्रयास किया। अब वो निर्णय इस कलंक से मुक्त हो जाएगा कि उसमें शिक्षकों के पक्ष को नहीं सुना गया। इस निर्णय में थोड़ा बहुत मामूली सुधार करके इसे दोबारा से परोस दिया जाएगा ताकि उस निर्णय में लगे दाग धुल जाए। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, बाकी आपकी राय अलग अलग जरूर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता के अड़ियल रवैये से मैं बिल्कुल नाखुश हूँ और निराश भी हूँ। हर इशूज के प्रति सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हम लोग इस इशूज को शिक्षकों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वहीं न्यायाधीश महोदय इस इशूज को बच्चों में शिक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सभी बच्चों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, यह उनकी दृष्टिकोण है और उन्हें लगता है कि केवल टेट पास शिक्षक ही ऐसा कर सकते हैं, जबकि एक न्यायाधीश को सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना चाहिए। सच तो यह है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का जितना महत्व है उतना ही महत्व एक शिक्षक के लिए अपनी आजीविका का है और दोनों ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसलिए निर्णय देते समय दोनों का बैलेंस आवश्यक है। एक चीज को पूरा करने के लिए हम पूरे समाज का ताना बाना
नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ देश के 25 लाख वैसे शिक्षकों के आजीविका का सवाल है जिनकी बहाली किसी खैरात में नहीं हुई है, ना ही उनकी नौकरी भीख में मिली और ना ही दान में। वे शिक्षक किसी के रहमो करम पर अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं। वे सभी शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर अपना स्थान पाया है। उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के भर्ती नियमों के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए हुई है। इसलिए उन शिक्षकों के पक्ष को भी हमें गंभीरता से देखना आवश्यक है। एक बात जान लीजिए कि यदि कोई जज अगर समझना नहीं चाहेगा तो कोई भी वकील लाख प्रयास कर ले उसे समझा नहीं सकता है। इसी को कहते हैं प्रीजुडिस्ड माइंड। ऐसे में न्याय के लिए अब ऐसे जजों से उम्मीद लगाना बेईमानी लगता है और हमें इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करना होगा। अभी 30 अप्रैल को रहबर-ए-तालीम के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच ने ही NCTE के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन को स्वीकारा है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उन शिक्षकों को टेट पास करने की आवश्यकता है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट प्रदान की है। ऐसे में जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब के बारे में क्या कहा जाए? क्या उन सभी जजों को कानून नहीं आता? क्या उन सभी जजों के ज्ञान में कोई कमी है? बहरहाल रिव्यू पिटीशन पर निर्णय आना अभी बाकी है। सारे रिव्यू पिटीशन को पढ़ने के बाद ही अंतिम निर्णय पास किया जाएगा, इसलिए इसमें समय भी लग सकता है। लेकिन पूरा प्रकरण सुनने के बाद मुझे अभी तक यही लगता है कि इसमें शिक्षकों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। समय को बढ़ाकर जरूर 2 से 4 वर्ष कर दिए जाने की संभावना बन रही है। चूंकि तमिलनाडु की ओर से जो तर्क दिया गया था कि राज्य में लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हैं, वे टेट क्वालिफाइड नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए टेट का आयोजन करना सरकार के लिए एक प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो गई है और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ जाएगी और अधिकांश स्कूलों को बंद करना होगा। पूरे डिबेट में कोर्ट ने केवल इस बात को ही सीरियसली लिया है और आदेश में यही परिवर्तन किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हमें आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। एक बार इस आदेश का इंतजार कर लेते हैं, फिर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अनुमान तो अनुमान होता है, जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है इसके बारे में 100% कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि आप अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखिएगा। न्याय के लिए लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक संपूर्ण न्याय सभी शिक्षक बंधुओं को नहीं मिल जाता है। हमारा लक्ष्य न्याय पाना है, भले ही उस न्याय को पाने के लिए हमें अपना रास्ता बदलना पड़े, लेकिन मंजिल हमेशा वही रहेगा जिसमें सभी शिक्षकों को न्याय मिल सके। फिर अंत में मैं यह बताना चाहूँगा कि यह मेरी अपनी खुद की राय है, खुद का अनुमान है, खुद का अनुभव है। आपकी राय इससे भिन्न हो सकती है। मैं अपनी राय किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा अनुमान, मेरी राय गलत भी साबित हो। अनुमान तो अनुमान होता है, यह कई बार सही भी होता है और कई बार गलत भी। जब तक इस पर फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद जो मुझे सच्चाई दिखा, जो मुझे सच लगा, आप सभी के सामने रख दिया। लेकिन आप सभी को हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। इससे लड़ाई लंबी चल सकती है, संघर्ष लंबा हो सकता है, न्याय मिलने में देरी अवश्य हो सकती है, लेकिन सभी शिक्षकों को न्याय अवश्य मिलेगी। कभी फेल कभी पास, यह जीवन की नियति है और यह दौर चलता रहता है। लेकिन ना ही हमें
थकना है और ना ही हमें हारना है। किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो अपनी हार खुद स्वीकार ना कर, और हमारे सभी शिक्षक बंधु ऐसा कभी नहीं करेंगे। उस अंतिम क्षण तक पूरे हौसला, जज्बा और हिम्मत के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उन लोगों को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक को समाप्त करने की इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।